हाय एवरीवन। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बट उससे पहले हम एक टॉपिक छोटा सा डिस्कस करने वाले हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स। वैसे तो ये टॉपिक कोऑर्डिनेट में आप लोग पढ़ते हो, उस टाइम इसकी डिस्कशन हो जाती है, बट स्टिल कई बार कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो आई थॉट कि इसको ब्रीफली डिस्कस कर लिया जाए। तो देखो, फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होता है, हम ऐसा बोल देते हैं कि ग्रुप ऑफ कर्व्स हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। ग्रुप ऑफ कर्व्स हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका मतलब क्या है, देखो कि जैसे मेरे पास मान लो एक इक्वेशन है y इक्वल mx, ठीक है। m की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, m इज अननोन पैरामीटर, ठीक है। तो अब एक मिनट के लिए अगर मैं देखूं m की वैल्यू को भूल जाऊं कि m की वैल्यू दी है या फिर नहीं दी है, इस इक्वेशन में अगर मैं 0,0 रखूं, x 0 रखूं, y 0 रखूं और x 0 रखूं, तो सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि इधर 0 और m इंटू 0 विल बी 0। तो मतलब इस तरह की जो भी लाइन है वो 0,0 में से तो पास करेगी, m की कुछ भी वैल्यू हो, दिस लाइन विल पास थ्रू 0,0। तो मैंने क्या किया, m की वैल्यू 1 ले ली, y इक्वल x लाइन बना दी, ये पर्पल लाइन है। तो मैंने m की वैल्यू 2 ले ली, y इक्वल 2x, वो भी ओरिजिन में से पास करेगी। फिर m की वैल्यू -1 ले ली, y इक्वल -x, ये भी ओरिजिन में से पास कर रही है लाइन। तो ये जो इक्वेशन यहां पे मैंने लिखी है, इसमें स्पेशल चीज क्या है कि इस फॉर्मेट की कोई भी लाइन होगी, मतलब m अगर कुछ भी वैल्यू ले ले, ठीक है, इस तरह की जो भी लाइन होगी वो सारी ओरिजिन में से पास करेंगी, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है y इक्वल mx, दिस रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। फैमिली ऑफ लाइंस बोलूंगा क्योंकि एक लाइन तो आएगी नहीं इससे, क्योंकि हमारे पास m गिवन नहीं है ना, m पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब जिसकी वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। तो m की वैल्यू गिवन नहीं है और m अगर अलग अलग वैल्यू लेता है तो ये सारी लाइंस में कॉमन प्रॉपर्टी आ रही है। वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि सब ओरिजिन में से पास करेंगी, ठीक है। तो इसलिए हमने जैसे इससे पहले लेक्चर में भी इसको बोला था, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू रीजन है ये, दिस y इक्वल mx, ठीक है। तो फैमिली का मतलब, फैमिली हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि फैमिली में जो लोग होंगे तो वो उनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। कुछ लड़ने झगड़ने वाले होते हैं, ठीक है, कुछ कंजूस टाइप होते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं कि वो फलानी फैमिली है बड़ी कंजूस है, तो फैमिली से वर्ड जो बेसिकली हम लोग बोलना चाह रहे हैं, तो फैमिली मतलब कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, ठीक है। तो इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी वो ओरिजिन में से पास करेगी, ठीक है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m की अलग अलग वैल्यूज के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, वी आर गेटिंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, ठीक है जी। अब सिमिलरली मान लो मेरे को एक ऐसी इक्वेशन दिखी, x² + y² इक्वल r², x² + y² इक्वल r²। अगर आपको ध्यान में हो तो ये सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका ओरिजिन पे सेंटर हो, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन तो जनरली ऐसे होती है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स r²। तो h की अगर 0 0 हो तो ये इक्वेशन बन जाएगी x² + y² इक्वल्स r²। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा बट रेडियस गिवन नहीं है, ठीक है, ये पैरामीटर है। तो पैरामीटर अगर इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, गिवन वैल्यू अगर नहीं होगी तो हम बोलेंगे दैट इज अ पैरामीटर। तो अगर मैं इसकी अलग अलग वैल्यूज रखूं, पैरामीटर की अलग अलग वैल्यूज रखूं, ठीक है, तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं, सारे सर्कल जो आएंगे उनका सेंटर तो ओरिजिन पे होगा, ठीक है, बस रेडियस चेंज होगा। जो पैरामीटर है उसकी अलग अलग वैल्यूज के लिए आपके पास अलग अलग सर्कल मिलेंगे, बट सभी सर्कल्स में एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, सबका सेंटर ओरिजिन पे है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं बोल सकता हूं दिस रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। इस तरह का कोई भी जो सर्कल होगा वो ओरिजिन में से पास करेगा। तो अगर इक्वेशन में कोई पैरामीटर दिखे हमें x और y की, तो इक्वेशन के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा जनरली तो यहां पे कांस्टेंट दिखता है ना, अब कांस्टेंट की जगह एक दूसरा हमने पैरामीटर यूज कर लिया, ठीक है, हमने वैल्यू नहीं दी। तो अगर पैरामीटर दिखे, जैसे यहां पे अगर y इक्वल 2x होता, मेरे पास मान लो y इक्वल 2x दिया होता, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये तो कोई फैमिली फॉर्म नहीं करेगी, ये तो इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो ये तो एक सिंगल लाइन प्लॉट हो जाएगी, ठीक है, सिंपली। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि x² + y² इक्वल्स 1 दे रखा है, तो ये तो एक सर्कल है जिसका ओरिजिन पे सेंटर है,
रेडियस 1 है। बात समझ में आ रही है? अब फैमिली कब बनती है? जब इक्वेशन में कहीं ना कहीं पैरामीटर दिखाई दे, जैसे m है, अननोन दिखाई दे, r है। तो अभी हम बोले कि मैथमेटिकली हमारे लिए फैमिली इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है, कि बात तो तभी होगी जब इक्वेशन में पैरामीटर होगा। अगर इक्वेशन में कोई पैरामीटर नहीं है, सब कुछ गिवन है, y इक्वल 2x है, या बोलता कि y इक्वल 2x प्लस 3 है या x प्लस 3 है, तो इसमें तो कोई पैरामीटर नहीं है। तो जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है तो वो तो एक सिंगल कर्व की इक्वेशन आती है, ठीक है। जिस इक्वेशन में पैरामीटर होगा उसी से ही फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन बनेगी, या वही इक्वेशन फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकती है, जैसे कि ये एंड ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहां हमने लिख दिया कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स विल ऑलवेज कंटेन अ पैरामीटर, ठीक है, उसमें हमेशा पैरामीटर होगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो अब बात आ गई भाई, ठीक है। हमारा जो मैंने बोला था दो चीजें करनी है, कार्टेशियन इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, ठीक है, उसको फॉर्मेशन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी, वापस अपने को जो कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम पहले पार्ट करने वाले हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन कैसे करते हैं? तो इसमें उसने बोला यार कि इफ इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स इज गिवन, ठीक है, तो अगर आपके पास हमेशा क्या होगा, एक फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन गिवन होगी, मतलब एक इक्वेशन होगी जिसमें कुछ पैरामीटर्स होंगे, ठीक है, जिसमें कुछ पैरामीटर्स अपने को दिखाई देंगे। तो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, पहले अपने को काउंट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसको हमने पैरामीटर बोला है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर एक ही बात है। लेट इट बी n। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि आपने वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या वो पैरामीटर देखने हैं जिनको साथ में मिलाया ना जा सके, ठीक है, जिनको हम साथ में मिला के नहीं लिख सकते या जिनको क्लब नहीं कर सकते। अब जैसे कि मान लो मेरे पास ये इक्वेशन दे रखी हो, y इक्वल कॉस एक्स प्लस ए प्लस बी, ठीक है, प्लस ए प्लस बी। अब देखने को तो हमें लगेगा कि भाई दो पैरामीटर है a एंड b, बट इनको तो मिला के कांस्टेंट एक ही बोल सकता हूं ना, a और b ऐड हो गया। अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, b एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये मिला के भी तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही रहेगा। तो इन दोनों को तो मैं क्लब कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं y इक्वल कॉस एक्स प्लस के, तो इसमें एक ही इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, दो नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो कंबाइन किए जा सकते थे। आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर जो काउंट करने हैं वो सबको कंबाइन करने के बाद आपने सिंप्लीफिकेशन कर लेना है, जितनों को जोड़ सकते हो, मिला के लिख सकते हो, मिला के लिख दिया, उसके बाद देखना है कितने उसमें हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर दोज which cannot be clubbed together or which cannot be expressed in terms of each other, ठीक है। ये जो लिखा है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज पे अभी हमने कॉन्सेंट्रेट किया कि which cannot be clubbed together, जिनको एक साथ मिला के नहीं लिख सकते, जिनको तो लिख सकते हैं वो तो एक ही हो गए फिर, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं बोलूं एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, दो नहीं, क्योंकि ये दोनों तो कंबाइन हो जाएंगे। तो फिर सेकेंडली यहां पे मैंने इक्वेशन दे रखी है कि इसमें बताओ कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। तो यहां पे यार देखो सिंपल, c1 प्लस c2 इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस c3 e की पावर में x प्लस c4 दिया हुआ है। तो c1 c2 c3 c4। अब देखने से तो अपने को लगेगा कि भाई चार है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, बट मैंने बोला था कि पहले कंबाइन करके देख लिया, जितने कंबाइन हो सकते हैं उनको कंबाइन कर लिया, उसके बाद ही बात करनी है, ठीक है। तो देखो c1 c2 को तो कंबाइन करके एक कांस्टेंट बोल सकता हूं, k बोल दिया, k e रेज़ टू पावर x, ठीक है जी। फिर मैंने क्या किया भैया, e रेज़ टू पावर x प्लस c4 है, तो e रेज़ टू पावर c4 जो है इंटू e रेज़ टू पावर x लिख सकता हूं इसको, ठीक है, e रेज़ टू पावर x इंटू e रेज़ टू पावर c4। अब ये भी एक कांस्टेंट होगा, इसको इसके साथ मिला दिया, ठीक है। तो अब इसमें से और इसमें से e रेज़ टू पावर x तो आ गया कॉमन,
ये तो k था, प्लस ये c3 इंटू e की पावर c4, ये एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट ही होगा। तो अल्टीमेटली रिड्यूस करके देखो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचा, ठीक है। तो देर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो सिर्फ c1 c2 c3 का नाम देख के ये नहीं हमने बौखला नहीं जाना कि यार 4 हो गए या 5 हो गए, तो नेमिंग तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो हमने पागल नहीं बनना है यहाँ पे यार, यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि जितनों को कंबाइन कर सकते हैं हमने पहले कंबाइन कर लेना है। तो लास्ट जितना भी कॉम्बिनेशन क्लबिंग हो सकता है वो कर दिया, उसके बाद जो बचे, जितने बचे उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही? अब जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, ठीक है, जितने इंडिपेंडेंट जो काउंट आएगा वो काउंट करने हैं अपने को, क्लबिंग करने के बाद काउंट कर लिए। जितना काउंट आया, 2 आए, 3 आए या 1 आया, उतना ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ऑर्डर निकालने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने की जरूरत नहीं है भाई, ऑर्डर बताने के लिए, ठीक है। ऑर्डर बताने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, काउंट करने हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये जो इक्वेशन है इसकी जो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर विल बी 1, क्योंकि इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। वो क्यों है अभी क्लियर हो जाएगा। देखो अब एक पहले एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो y इक्वल्स a cos x प्लस b sin x, ठीक है। अब जब हम ये बात करते हैं कि क्लबिंग कर लो, तो फिर कुछ भाई शाणे बंदे भी होते हैं, ठीक है। अब वो थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे a और b है यहाँ पे तो इनको भी यार हम तो कंबाइन तो कर देंगे, कुछ ना कुछ तो लगाते हैं तिकड़म तो मैंने बोला चलो ठीक है। आपने पढ़ा होता है कि ये जो a cos x प्लस b sin x वाला एक्सप्रेशन होता है, इसमें क्या होता है यार कि हम इसको रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। और फिर इसको हम साइन अल्फा बोल देते हैं, इसको कॉस अल्फा बोल देते हैं, ठीक है, बिकॉज इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 आएगा। तो मैंने बोला ठीक है यार कर दो। तो आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस x प्लस कॉस अल्फा साइन x, साइन ए कॉस b प्लस कॉस ए साइन b। तो ये आ गया हमारे पास, फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब देखो ऐसा करने के बाद भी यार ये तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नया आ गया ना अल्फा। अल्फा तो आपने साइन अल्फा इसको बोला है, तो अल्फा तो साइन इनवर्स ऑफ दिस होगा ना। तो अभी भी एक तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये रहा, एक ऑलरेडी यहां पे आ गया है, तो इसमें 2 ही आएंगे, ठीक है। इसमें क्लबिंग पॉसिबल नहीं है। जिसमें नहीं होगी उसमें आप कुछ भी तिगड़म कर लो, ठीक है, आप अल्टीमेटली उतने ही रहेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे धक्के वाली बात नहीं चलेगी कि मैंने कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगा के इसमें तो 2 थे यार मैंने 3 कर दिए, ऐसा नहीं होगा यार, ठीक है। अगर उसमें 2 इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो फिर आप जो मर्जी जुगाड़बाजी कर लो वो 2 ही रहेंगे, ठीक है। वो कम नहीं होंगे, कम तभी होंगे अगर एक्चुअल में उसका काउंट कम ही आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो हमने पहले क्या करना है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट कर लिए, वो मान लिया n आ गए, ठीक है, n आ गए। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, n। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी n। अब यार बात आ रही है, अब फिर अपने को क्या करना है, जितना ऑर्डर आया उतनी बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जितना ऑर्डर आया, ठीक है, जितना ऑर्डर आया, या फिर बोले जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए, ठीक है, उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। तो n हमारे पास n काउंट आया था, n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो हमने बोला है कि डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन n टाइम्स टू ऑब्टेन n प्लस 1 इक्वेशंस। तो n प्लस 1 इक्वेशन कैसे, एक तो आपके पास ऑलरेडी गिवन होती है, एक इक्वेशन तो ऑलरेडी गिवन ही होगी फैमिली ऑफ कर्व्स की, उसको n बार डिफरेंशिएट किया तो n इक्वेशन और आ जाएंगी, n इक्वेशन और आ जाएंगी। फिर उसने बोला कि फ्रॉम दीज n प्लस 1 इक्वेशंस एलिमिनेट n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, एलिमिनेट n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। देखो आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, अगर मैं बोलूं
कि n वेरिएबल्स को यार सॉल्व करना है, n वेरिएबल्स को सॉल्व करना है, तो इक्वेशन कितनी चाहिए होती है? n ही चाहिए होती है। n वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए n इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। और अगर मैं बोलूं कि n वेरिएबल्स को या पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? एक ज्यादा चाहिए होती है। जितने वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है उससे एक ज्यादा इक्वेशन चाहिए होती है एलिमिनेट करने के लिए। बात समझ में आ रही? तो n अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो उनको एलिमिनेट करने के लिए अपने को कितनी इक्वेशन चाहिए यार? n+1। ठीक है, तो उसके लिए हमने n बार डिफरेंशिएट किया है। एक इक्वेशन ऑलरेडी थी, n बार डिफरेंशिएट किया, n+1 इक्वेशंस आ गई। बात समझ में आ रही है? और इन n+1 इक्वेशन से हमें क्या करना है? n पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना है। पैरामीटर वर्ड और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो एक ही चीज को बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये नहीं समझना कि कभी पैरामीटर बोल दिया कभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल दिया, तो एक ही बात है। ये मैंने पहले ही बताया था। तो जो एलिमिनेंट आएगा, एलिमिनेंट मतलब एलिमिनेट करके जो आपका बचेगा वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी कोई पैरामीटर नहीं आएगा। मैंने पहले ही बताया था, आपने सारे पैरामीटर एलिमिनेट करके जो आपके पास एलिमिनेंट बचेगा दैट विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो एग्जांपल जैसे मान लो यार मेरे पास ये है y इक्वल्स k1x² प्लस k2x। ये मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है, कार्टेशियन इक्वेशन है, एक्स वाई की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। दो हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं इसमें, अब इनको कंबाइन तो कर नहीं सकते, तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो ऑर्डर कितना आने वाला है? 2। ऑर्डर तो देन एंड देयर ही बता सकते हैं, जब हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट कर लिए तुरंत ऑर्डर बता सकते हैं। ऑर्डर विल बी 2, क्योंकि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy/dx आ गया, फिर दो बार डिफरेंशिएट किया तो d2y/dx आ गया। तो हमें पहले से ही पता है कि d2y/dx2 डबल डेरिवेटिव वाली टर्म दिखाई देगी, इसलिए ऑर्डर शुरू में ही बोल सकते हैं बाय काउंटिंग नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो पहली बार डिफरेंशिएट किया यार, तो y' कितना आ जाएगा? 2, ये तो कांस्टेंट है, 2x टाइम्स k1, 2k1x एंड प्लस k2। ठीक है जी। और फिर एक बार दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो y" कितना आ जाएगा? 2k1। y" विल बी 2k1। अब देखो मेरे पास क्या होगी? 1 2 3, दो पैरामीटर थे तो 3 इक्वेशन बन गई। दो बार तो डिफरेंशिएट किया और एक ऑलरेडी थी। हमने बोला था ना n+1 इक्वेशन बनेगी, एक तो ऑलरेडी गिवन होगी और n डिफरेंशिएट करके बनेंगी। ठीक है जी। तो बस यार सिंपल है। उसके आगे फिर आपको एलिमिनेशन प्रोसेस करना है, ये थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग चीजें यूज हो सकती हैं इसमें, बट इन जनरल आप ऐसा याद कर सकते हो। अगर मेरे पास मान लो k1 k2 दो पैरामीटर्स हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से इनको लीनियर इक्वेशन की तरह मान लो सॉल्व कर लिया k1 और k2 में। तो यहां से मेरे पास k1 और k2 की वैल्यू आ जाएगी, k1 k2 की वैल्यू आ जाएगी x y के टर्म्स में। ठीक है, और उसको मैंने रख दिया थर्ड इक्वेशन में, जो तीसरी इक्वेशन है मेरे पास, उसमें मैंने वैल्यू रख दी k1 k2 की, तो आंसर आ जाएगा। तो इसलिए एलिमिनेशन के लिए एक इक्वेशन ज्यादा चाहिए होती है, कम से काम कभी नहीं चलेगा। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आप सोचो कि एक बार डिफरेंशिएट करके सब खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, उतनी बार अपने को करना ही पड़ेगा। हाँ जी। तो अब y" मेरी वैल्यू आ गई 2k1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां वैल्यू रख दी, मतलब 2k1 की जगह मैंने वैल्यू रख दी y". तो इसमें यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, y" इक्वल्स y' टाइम्स x प्लस k2। तो यहां से भाई k2 की वैल्यू निकाल लो, k2 की वैल्यू आ जाएगी y' माइनस y' टाइम्स y" टाइम्स x। k2 आ गया आपका, k1 यहां पे आ गया था, k1 k2 दोनों निकल आए, तो भाई फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या सेकंड में रख दो, किसी में भी रख दो, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो। तो हमने क्या किया, k1 और k2 की वैल्यू रख दी फर्स्ट इक्वेशन में, k1 निकाल लिया, k2 निकाल लिया, फर्स्ट में रख दिया। ठीक है, तो यहां पे k1 की वैल्यू रख दी है विच इज y"/2। ठीक है, y"/2, और फिर मैंने k2 की वैल्यू रख दी है
वाई डैश माइनस एक्स टाइम्स वाई डबल डैश। तो दिस इज, अब इसमें कोई पैरामीटर बचा नहीं, मतलब K1 K2 नहीं आएगा आंसर में, ठीक है। जो शुरू में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो फाइनल आंसर में नहीं आएंगे, उनको एज सुन एज आपने खत्म कर दिया तो आपका जो एलिमिनेंट है दैट विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? हाँ, एक और भाई पागलपंती करते हैं बच्चे, पता नहीं क्या भूत सवार हो जाता है उनके, उनको ऐसा लगता है कि अब जैसे मान लो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है कि K1 K2 K3 x4 x स्क्वायर, ठीक है। तो तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ऑर्डर इसका कितना आएगा 3, ऑर्डर कितना आएगा इस इक्वेशन का 3 आएगा। अब उनको पता नहीं क्या भूत चढ़ता है, वो करेंगे पहली बार डिफरेंशिएट, तो ये आ गया, ठीक है जी, 4x क्यूब हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा डेरिवेटिव, ये तो 0, तो 4k1x क्यूब 2k2x, फिर भाई दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया तो ये x स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, 3x स्क्वायर डेरिवेटिव आएगा, इसका 2k2 आ जाएगा, फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। वैसे तो यहीं पे रुक जाना चाहिए था क्योंकि ऑर्डर 3 है तो 3 बार डिफरेंशिएट करना है बस, ठीक है, तो 4 इक्वेशन बन जाएंगी और इनसे K1 K2 K3 को एलिमिनेट करना है। तो उनको पता नहीं क्या लगता है, ऐसे बच्चों को कई बार ऐसे वहम हो जाता है कि भाई 0 लेके आना है, ठीक है, 0 लेके आना है, 0 से प्यार हो गया। तो बिल्कुल जी, उनकी कोशिश जो है वो कामयाब रहती है, वो यहां से करते करते 0 पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, और वो खुश होते हैं कि यार मैं 0 ले आया। बट होता क्या है कि उनका जो क्वेश्चन है उसमें उनके नंबर 0 आते हैं, ठीक है, ये तो 0 खैर आ ही जाता है, उसके साथ साथ उनके नंबर भी 0 हो जाते हैं। अब वो क्यों? कि भाई हमने चिल्ला चिल्ला के तब से वही बोल रहे हैं कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करना है, ये 0 0 का कोई लॉजिक नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाना, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान में रखना है। अब अगर मान लो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो बेसिकली होता क्या है, धीरे धीरे आप समझोगे। अगर मान लो कि ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको भैया आपने डिफरेंशिएट कितनी बार कर दिया, 3 ही बार करनी है, सॉरी यहीं तक रुकना था, 3 तक रुकना था, चौथी बार 5वीं बार आपने ऐसे ही अंधाधुन कर दिया। तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी, तो यार ये 5th ऑर्डर की बनी ना, तो 5 ऑर्डर आया है इसका, तो इसको 5 ऑर्डर है तो इसको 5 बार इंटीग्रेट करके ये भी बनना चाहिए, तो वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। अभी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो अभी आप देखना कि इसको अगर मैं 5 बार इंटीग्रेट कर दूं तो ये चीज नहीं बनेगी। तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं है कि भाई कांस्टेंट खत्म करने तो जैसे मर्जी, ठीक है, खत्म कर दो, डिफरेंशिएट कर, मारे चलो खत्म कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तो बना दी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये भाई इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये भी याद रखना है कि इसको जितनी बार डिफरेंशिएट किया, 5 बार डिफरेंशिएट करके ये आया है, तो इसको 5 बार इंटीग्रेट करके वापस ये भी आना चाहिए ना, वो नहीं आएगा, वो चीज आप चेक करोगे क्योंकि इसमें तो इसका 6th डेरिवेटिव भी 0 आएगा, 7th भी 0 आएगा। तो खैर वो चीज छोड़ो, आपने ध्यान रखना है जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उतनी बार ही बच्चों डिफरेंशिएट करना है, और फिर उनकी हेल्प से 4 इक्वेशन आ गई, 3 पैरामीटर, 4 इक्वेशन आ गई, और तीनों पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम इस बात का। आज क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय। देखो यार, अब यहां पे सिंपल क्वेश्चन है, उसने बोला कि y इज इक्वल टू a टाइम्स साइन ऑफ bx प्लस c। अब देखो ये चीज दिखती है क्वेश्चंस में, स्पेसिफिकली इसलिए लिया, उसने बोला a एंड c आर पैरामीटर्स। a एंड c आर पैरामीटर्स मतलब उसने बता दिया है कि a और c पैरामीटर, b पैरामीटर नहीं है, मतलब b इज सम नोन कांस्टेंट, मतलब वैल्यू गिवन है उसकी, मतलब b की वैल्यू गिवन है, b को वो पैरामीटर नहीं मारा। पैरामीटर मतलब जिसकी हम अलग अलग वैल्यूज, विच इज अननोन, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, जिसकी जगह अलग अलग वैल्यूज रख सकते हैं। तो उसने स्पेसिफाई कर दिया कि a एंड c आर पैरामीटर्स, मतलब b इज अ नॉर्मल कांस्टेंट, तो उसको हमें फिर पैरामीटर नहीं मानना, ठीक है। अब सिमिलरली अगर उसने बोल दिया होता कि a एंड c आर कांस्टेंट्स, इफ a एंड c आर कांस्टेंट्स, तो a c n कांस्टेंट्स है, तो फिर ऑटोमेटिकली मतलब है कि b पैरामीटर है, ठीक है, जो बचा हुआ है वो पैरामीटर है। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। तो यहां तो उसने बोल दिया कि a एंड c आर पैरामीटर्स, मतलब 2 पैरामीटर है हमारे पास, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ऑर्डर यही पता लग गए,
ऑर्डर तो शुरू में ही पता लग गया, ऑर्डर इज 2। तो y डैश विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स, वाई डैश इक्वल dy बाई डी एक्स, विच विल बी a टाइम्स साइन का डेरिवेटिव cos bx प्लस c इंटू बी, ठीक है। फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, y डबल डैश या इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया d2y बाई डी एक्स 2। तो cos का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन बी एक्स प्लस सी इंटू बी, एक ये भी ऑलरेडी था जो यहां पे है, तो एक भी ऑलरेडी, एक और आ जाएगा। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, दो बार जब डिफरेंशिएट किया, ये जो a साइन बी एक्स प्लस सी, मतलब साइन को डिफरेंशिएट किया, कॉस को किया दोबारा साइन, अब a साइन बी एक्स प्लस सी है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, y, ठीक है। ये तो शुरू में y दे रखा था, ठीक है। एलिमिनेशन के लिए, मतलब ये जो केसेस मैं डिस्कस कर रहा हूं अलग अलग क्वेश्चन में, ठीक है, डिफरेंशिएट तो उतनी बार करना ही पड़ेगा, ठीक है। एलिमिनेशन के अलग अलग, ठीक है, आपको अप्रोचेस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां देखो यार, इसको हमने क्या किया, y बोल दिया, दिस इज y ओनली। तो d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस ये b और b स्क्वायर एंड माइनस y। तो ये आंसर आ गया। b आ सकता है फाइनल आंसर में, b पैरामीटर नहीं है, फाइनल आंसर में पैरामीटर नहीं आता, ठीक है। b तो कांस्टेंट है, उसने बोला ही नहीं b पैरामीटर है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, y इक्वल्स c टाइम्स x माइनस सी का होल स्क्वायर, c टाइम्स x माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यार अब c अगर दो बार दिख गया तो इसका मतलब ये भी नहीं बोलना कि भाई दो पैरामीटर हैं, ठीक है। c है तो अब अगर मैंने c की वैल्यू मान लो 1 रखी, तो यहां 1 रखी तो यहां भी 1 ही रखूंगा ना। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, जैसे मैंने वो बोला था ना, y इज इक्वल टू k1x प्लस k2। तो k1 k2 की आप अलग अलग वैल्यू रख सकते हो। यहां पे तो अगर मैंने इस c और इस c की अलग अलग वैल्यूज नहीं रख सकता ना, ठीक है। दूसरा तरीका ये सोचने का, इंडिपेंडेंट मतलब ये तो डिपेंडेंट है ना, यहां c 1 है तो c तो एक ही है, यहां भी c 1 ही होगा। तो दीज आर, एक ही चीज कितनी बार भी यूज हो सकती है, उसको एक ही काउंट करना है, ठीक है, देखिए कितनी भी बार। तो यार डिफरेंशिएट एक बार होगा तो ऑर्डर 1 आ गया, ये तो ऑलरेडी पहले ही पता है कि एक ऑर्डर आने वाला है। अब थोड़ा सा हमें सोचना है यहाँ पे, मैंने क्या किया, एक बार तो डिफरेंशिएट किया पहले, तो ये c कांस्टेंट है, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स x माइनस सी की पावर 1, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया था, इसको सेकंड बोल दिया। अब मैंने क्या किया यहां से यार, अब मेरे को दिख रहा है c है, यहां भी c है, और अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो c दो जगह आ जाएगा। तो मैंने ना इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, देखो यहां से ना हमारी c की वैल्यू निकल आएगी, देखो y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, c इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, और नीचे 2c इंटू एक्स माइनस सी। तो c से c कैंसिल हो गया यार, और एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ एक x माइनस सी बचेगा हमारे पास। तो x माइनस सी विल बी इक्वल टू 2y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस सी इक्वल्स, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां से यार c निकाल लो, इसको इधर लिख दिया, तो c आ जाएगा x माइनस 2y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, x माइनस 2y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। अब c आ गया तो किसी भी क्वेश्चन में रख दो, चाहे फर्स्ट में सेकंड में। फर्स्ट में होल स्क्वायर टाइप आ रहा था तो स्क्वायर वायर से बच गए, तो सेकंड में ही रख दिया इसको, ठीक है। सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दिया c का वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स 2 टाइम्स यहाँ पे c का वैल्यू, ठीक है, एंड x माइनस सी का वैल्यू भी हमने यहीं पे लिखा था, तो x माइनस सी का यहां पे सीधा यूज कर लिया। फिर उसके बाद कुछ नहीं है, यहां पे डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम ले लिया, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, 2y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां पे डी वाई बाई डी एक्स 2 बार आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो पावर 2 हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो व्हाट यू विल गेट हियर इज डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल्स, ये 2 इंटू 2y हो गया 4y टाइम्स x माइनस x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ये भी इजी क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर 2x प्लस b e रेज़ टू पावर माइनस 2x, ठीक है। दो पैरामीटर हैं a
बी, तो ऑर्डर यार शुरू में मैं बोल दूंगा ऑर्डर 2 है, इन दोनों को मैं कंबाइन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, ये तो कोई यहाँ पे कंबाइन नहीं हो रहे हैं, तो ऑर्डर तो शुरू में बता सकते हैं। 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो पहली बार डिफरेंशिएट किया, ये तो कांस्टेंट है, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x इंटू 2 आ जाएगा, एंड e की पावर -2x का e⁻²x इंटू -2, ठीक है जी। फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया, 2a तो कांस्टेंट आ गया, e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x इंटू 2, तो 4a हो जाएगा। फिर e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x इंटू -2, तो माइनस और -2 +4 हो जाएगा यार। अब 4 कॉमन ले लो, 4 ले लिया भाई यहां से कॉमन, तो 4 कॉमन ले लिया, तो देखो दिख रहा है कि a e⁻²x प्लस b e⁻²x, तो ये तो दोबारा y बन गया, तो यहां y रख दिया, तो y डबल डैश आपका कितना आ जाएगा 4y, या फिर ऐसे लिख दिया, ठीक है जी। हाँ, तो नेक्स्ट देखो, जैसे सीबीएसई में क्वेश्चन आ रखा है y² - 2ay प्लस x² इक्वल a²। तो यार ये जो चैप्टर है ना, इसमें अगर आप जेई मेंस में भी देखो तो बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक बोर्ड लेवल क्वेश्चंस ही आते हैं इसमें। जेई मेंस में भी इस चैप्टर में स्कोर करना काफी इजी है, अगर आपने ठीक तरीके से पढ़ रखा है चैप्टर तो इजीली आप स्कोर कर जाओगे। जैसे अगर मैं बात करूं इंटीग्रल की, तो इंटीग्रेशन में मुश्किल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बट अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखो सारे, तो जो मोस्टली क्वेश्चन है बहुत बेसिक, मतलब इजी क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपका एस्पिरेशन बोर्ड भी है, तो भी आप इस चैप्टर अगर आपको आता है तो आप जेई में क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है जी। हाँ, तो उसने बोला यार इक्वेशन दे रखी है, फॉर्म करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, और ए इज पैरामीटर। तो पैरामीटर तो ए जो है वो 2 जगह दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, है तो एक ही ना, तो डिफरेंशिएट तो एक ही बार करेंगे। ऑर्डर कितने आने वाला है, ऑर्डर विल बी 1 ओनली, ऑर्डर तो इसका 1 ही आएगा। तो डिफरेंशिएट कर दिया है, तो 2y dy/dx, 2y dy/dx, y² का डेरिवेटिव, एंड -2a dy/dx, x² का 2x, और ये तो 0 हो जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहां से हमने क्या किया, a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एक ही बार डिफरेंशिएट करना था, वो कर दिया यहां पे। तो a हमें एलिमिनेट करना है, तो सेकंड बार जब डिफरेंशिएट किया इसमें a dy/dx को एक तरफ ले गया मैं, ठीक है, और x + y dy/dx एक तरफ लिख दिया। तो भैया a की वैल्यू निकाल ली, dy/dx नीचे डिवाइड कर दो, तो a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू जब आ गई, तो a की वैल्यू यार दोबारा फर्स्ट इक्वेशन, 2 इक्वेशन थी, एक से तो हमने भी सेकंड, एक से तो a की वैल्यू निकाल ली है, अब बची तो सिर्फ एक ही इक्वेशन बच गई है, इसमें यार a की वैल्यू रख दी, y² - 2y, ये a की वैल्यू, 2ay था a की वैल्यू, प्लस x², इधर a का स्क्वायर रख दिया, ठीक है। तो बाकी मतलब कैलकुलेशन करनी है अपने को। तो यार यहाँ पे एलसीएम ले लो, dy/dx इधर y² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y² dy/dx, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -2yx एंड -2y² dy/dx, और ये x² के साथ भी dy/dx मल्टीप्लाई होगा, और होल डिवाइडेड बाय dy/dx, मतलब dy/dx पूरे के साथ एलसीएम ले लिया, और इस तरफ ये dy/dx का होल स्क्वायर तो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ऊपर a + b का होल स्क्वायर लगा दिया, a² + b² + 2ab, ठीक है जी। हाँ जी, तो फिर यार ये इससे एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी, dy/dx, और इस dy/dx को हमने यार इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कैंसिल हो गया, और dy/dx इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो y² के साथ dy/dx था, तो dy/dx का होल स्क्वायर, यहां पे 2xy dy/dx आ जाएगा, 2y² dy/dx का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये dy/dx एक इधर मल्टीप्लाई किया है हमने, एंड x² dy/dx का होल स्क्वायर, एंड इधर तो वही जो टर्म थी x² y² dy/dx का होल स्क्वायर, एंड 2xy dy/dx। तो यार टर्म्स कंबाइन कर दी हमने। तो ध्यान से देखिए यार, यहां पे
ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा। तो नोट्स में जब आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें आई विल करेक्ट दिस, ये आप ध्यान रखिएगा। तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर वाली टर्म, क्योंकि ऑर्डर 1 आना है ना, ऑर्डर ही 1 है, तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता। तो जितनी भी dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर वाली, उनको एक साथ इकट्ठा कर दिया हमने। देखो एक्स स्क्वायर है उसके साथ, और फिर कितना है यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो अल्टीमेटली कितना बचेगा, ये वाला टर्म एक तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो ये टर्म तो कैंसिल ही हो गया। तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कॉमन निकला, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है जी। और दूसरा ये माइनस 2xy dy बाई डी एक्स, इसको भी उधर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट ही हो जाएगा, तो माइनस 4xy dy बाई डी एक्स, एंड एक्स स्क्वायर को भी इस तरफ ले गए तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 0, ठीक है। यहां पे आप चेंज कर लेना, दिस विल बी dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से देखो, अब क्वेश्चंस क्या है, या तो आपके पास क्या होगा कि डिफरेंशिएट करके पैरामीटर्स की वैल्यू निकालते हो और फिर बैक सब्स्टिट्यूट करते हो, मतलब पैरामीटर का वैल्यू निकल आया, फिर आपने दोबारा इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। और एक तरह के क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि आपने डिफरेंशिएट किया, और जैसे ही एक दो बार डिफरेंशिएट किया, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आपका दोबारा से सेम एक्सप्रेशन बन गया। जैसे 2 बार डिफरेंशिएट किया तो ऊपर y बन गया दोबारा, तो d डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू b टाइम्स y, इस तरीके से। तो दो तरह के इस तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, या तो पैरामीटर्स की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जैसे यहां पे किया, क्या फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तो जैसे ऊपर हमने किया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में डिफरेंशिएट किया एक बार दो बार, तो 2 बार करने पे दोबारा से y क्रिएट हो गया था, तो हमारा अपने आप ही a और b एलिमिनेट हो गया था। तो सिमिलरली ये भी सिंपल क्वेश्चन है, देखो उसने बोला x इज a cos nt b sin nt, a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये भी जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन पहले, इजी क्वेश्चन है। a भी उसने बोल दिया 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये तो मैंने शुरू में डिस्कस किया था, ये कंबाइन हो नहीं सकते, ठीक है। तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने को, तो पहली बार डिफरेंशिएट किया, अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू किया तो cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन nt इंटू एन भी आएगा, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ nt n, एंड साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos nt इंटू n, b तो कांस्टेंट ही था। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो दोबारा डिफरेंशिएट किया, साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा, cos nt इंटू n, तो उस n से ही n स्क्वायर हो गया। फिर cos का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस साइन nt इंटू n, तो उस n से ये n इंटू n स्क्वायर बन गया। अब देखो यार, इनमें से आप माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बन जाएगा a cos nt b sin nt, यही तो y था, यही y था यार शुरू में जो, सॉरी x था जो शुरू में दे रखा था। तो d2x बाई dt2, ठीक है, डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t इज माइनस एन स्क्वायर टाइम्स t, या फिर इसको इधर लाके लिख दिया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है जी। तो आई होप समझ में आ गया आपको, आगे चलते हैं। तो यार यहां पे क्वेश्चन दे रखी है y इज इक्वल टू e की पावर में ax प्लस b एंड प्लस c। तो यहां पे ये प्लस c 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो दिख रहे हैं मोटे मोटे, ठीक है, मतलब दूर से देखें तो 3 तो दिख ही रहे हैं। तो अब देख लिया कहीं कंबाइन तो नहीं हो रहे, तो मैंने e रिस्ट टू पावर b इसको ऐसे लिख दिया, e रिस्ट पावर b इंटू e रिस्ट पावर ax, तो ये तो एक कांस्टेंट हो जाएगा, वो a के साथ तो मर्ज होगा नहीं, ये और ये तो मर्ज होंगे नहीं, तो 1 2 3, तो 3 ही है इसमें, ठीक है, क्योंकि k इसके साथ भी कंबाइन तो हो नहीं सकता क्योंकि साथ में ये है। तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ऑर्डर आने वाला है हमारा 3, ठीक है, ऑर्डर आएगा यार 3, तो 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस केस में। तो हमने क्या किया यार, पहली बार डिफरेंशिएट किया तो y डैश कितना आ जाएगा, k e रेज़ टू पावर ax का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, e रेज़ टू पावर ax इंटू a। अब देखो दोबारा डिफरेंशिएट करना था, मैंने क्या किया यार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि k मेरा जो है ये
मेरी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म हो जाए, मैंने क्या किया, इसको ना इधर ले गया। डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया कि अगर इसको डिफरेंशिएट दोबारा करूंगा, वैसे तो ऐसा भी आप कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू, वैसे भी आंसर आ जाएगा आपका कि अगर आपने इसको भी इस तरीके से डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। वाई डबल डैश निकाल लो, वाई ट्रिपल डैश निकाल लो, तो तीनों निकाल के वहां से भी आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे हमने क्या किया है कि मैं ई रेज़ पर एक्स को इधर नीचे डिवाइड कर दिया, मतलब ई रेज़ पर माइनस एक्स आ गया इंटू वाई डैश इक्वल्स के। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा इधर यार लगेगा अपना प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इसका डेरिवेटिव, सेकंड का वाई डबल डैश, फिर प्लस वाई डैश एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ई रेज़ पर माइनस एक्स इंटू माइनस ए इक्वल जीरो। तो इसको हमने यार इस तरफ ट्रांसपोज कर दिया, तो ई रेज़ पर माइनस एक्स माइनस ए एक्स इंटू वाई डबल डैश इक्वल्स वाई डैश ई रेज़ पर माइनस ए एक्स, ठीक है। तो ये टर्म तो यार हो जाएगी कैंसिल, दिख रही है क्लियरली, ठीक है। ये टर्म तो हमारे पास यहां पे हो गई कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, वाई डबल डैश इक्वल्स ए टाइम्स वाई डैश। तो डिफरेंशिएट तो एक बार करना ही है, डिफरेंशिएट तो 3 बार करना ही करना है, तो हमने एक बार दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो वाई ट्रिपल डैश इक्वल्स ए टाइम्स वाई डबल डैश। तो इस पॉइंट तक अगर आप ध्यान से देखो, हमारा एक ही पैरामीटर बचा है, यहां तक ए दिख रहा है, तो मेरे को सीधा दिख रहा है, मैं अगर डिवाइड कर दूं तो ए भी कट जाएगा, तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया इक्वेशंस को। तो वाई डबल डैश अपॉन वाई ट्रिपल डैश, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दिया है, तो ए और ए तो हो जाएगा यार कैंसिल, तो वाई डबल डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स वाई डैश इंटू वाई ट्रिपल डैश। ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है जी। अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है यार कि c टाइम्स y प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट कर दिया हमने विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x करोगे डिफरेंशिएट, तो ये तो बाहर आ जाएगा 2c y प्लस सी dy बाई डी एक्स इक्वल्स 3x स्क्वायर। तो यहां पे मैंने क्या किया यार, c की वैल्यू निकालनी थी, तो देखो हाँ, c की वैल्यू यहां से अगर हम लोग देखें तो c की वैल्यू व्हाट विल बी एक्स क्यूब अपॉन वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। c था वो c ना यार मैंने इसी क्वेश्चन में रख दिया जो भी डिफरेंशिएट करके निकाली है, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से मेरे पास क्या होगा कि y प्लस सी सीधा निकल आएगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसको और इसको डिवाइड कर दिया, तो c c कट जाता, y प्लस सी अकेला बच जाता, जिससे हम लोग c निकाल लेते, ठीक है। अदर या तो आप क्या कर सकते थे, इसको और इसको सेकंड बोल के इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो भी y प्लस सी अलग से निकल आएगा और c की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो c मैंने क्या किया, c निकाल लिया c की टर्म्स में और इसमें रख दिया है यहाँ पे c की जगह, वो एक ही बात है। तो यहां से y प्लस सी आ गया, तो y प्लस सी से c निकाल लिया, c की वैल्यू निकल आई, तो c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया दोबारा फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। c की वैल्यू दोबारा यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट कर दी, y प्लस सी भी निकल आया था, c भी निकल आया था, तो बैक सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो हमारा आंसर निकल आया, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट है यार इसी में फॉर्मेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होगा कि हमारे पास जो यार अभी सीधा सीधा इक्वेशन दे रखी थी कि ये जो इक्वेशन है यार इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, तो उसमें हमें क्या होगा कि लैंग्वेज की फॉर्म में, ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन दे रखी होगी और इक्वेशन हमें खुद से सोच के लिखनी है। इक्वेशन जो है वो हमें खुद से जो भी उसने इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से लिखनी है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे बोला गया कि यार फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो देखो सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए होता है, सेंटर और रेडियस, ठीक है, दो ही चीजें चाहिए होती हैं। तो सेंटर तो उसने दे दिया, रेडियस दिया नहीं,
तो जो चीज नहीं गिवन होती वो पैरामीटर हो जाएगी। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखनी है दिमाग में, जो चीज क्वेश्चन में गिवन नहीं है वो हमारा हमेशा पैरामीटर हो जाएगी। ठीक है, वो हमारा हमेशा पैरामीटर हो जाएगी। तो x माइनस जीरो होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर, रेडियस गिवन नहीं आर स्क्वायर, वो पैरामीटर है। ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन है, इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यार? एक बार। ठीक है, एक ही पैरामीटर है तो डिफरेंशिएट कर दिया तो 2x प्लस 2y dy बाई dx क्या हो जाएगा? 0 एंड x प्लस y dy बाई dx, तो r तो खत्म ही हो गया, बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने बोला है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ही है ऑल द सर्कल्स टचिंग x एक्सिस एट ओरिजिन, x एक्सिस एट ओरिजिन। देखो यार यहां पे मैंने ना काफी सारे सर्कल दिखाए हैं जो x एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि ओरिजिन पे यार x एक्सिस उसकी टेंजेंट होगी, टच करना मतलब टेंजेंट होगी, ओरिजिन पे x एक्सिस विल बी टेंजेंट। अब टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है? ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल, और नॉर्मल पे सेंटर लाई करता है। ठीक है, नॉर्मल पे सेंटर लाई करता है सर्कल का। अब x एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी? y एक्सिस हो जाएगी, y एक्सिस हो जाएगी। तो नॉर्मल जो होगी ना इस पॉइंट से वो ये y एक्सिस बनेगी, तो ये जो सर्कल बनेंगे इनका सेंटर ना y एक्सिस पे आएगा। ठीक है, अगर कोई भी सर्कल x एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है तो उसका सेंटर हमेशा y एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, लॉजिक मैंने दे दिया, ये सर्कल हो गया, x एक्सिस उसका टेंजेंट हो गया ओरिजिन पे, ओरिजिन में से पास करने वाली परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ओरिजिन में से पास करने वाली लाइन जो कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर है दैट विल बी y एक्सिस, तो उसी पे सेंटर लाई करेगा। तो सेंटर हमने क्या मान लिया? ऐसे तो बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट, ठीक है, हमने a मान लिया, तो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, y माइनस ए का होल स्क्वायर, और रेडियस भी इसका कितना आ जाएगा? रेडियस भी a ही होगा। ठीक है, रेडियस भी इस केस में a ही होगा, तो एक ही पैरामीटर आएगा। तो एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर खोल दिया, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay। ठीक है, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल कर दो। ठीक है, तो बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2ay। एक पैरामीटर है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, वो कर दिया, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। तो वहां से हमने क्या किया? 2a की वैल्यू निकाल ली, 2a की वैल्यू निकाल ली, और 2a की वैल्यू निकाल के यार दोबारा इसी में सब्स्टिट्यूट कर दी। एक बार डिफरेंशिएट किया, एक पैरामीटर था तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना था, तो दो इक्वेशन बन गई, एक तो गिवन वाली और एक ये डिफरेंशिएशन वाली। यहां से हमने पैरामीटर की वैल्यू निकाल ली है और वो दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दी इसमें। ठीक है, 2a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी फिर यहां पे फर्स्ट में, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया यहां से। ठीक है जी, फिर उसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन। तो वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग एक्सिस अगर होगी तो मतलब या तो अपवर्ड पैराबोला होगा जैसे यहां पे दिखा रही है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। पॉजिटिव बोला है, सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस बोला तो अपवर्ड पैराबोला ही होगा, और वर्टेक्स ओरिजिन है तो यार ये देखो आपने पढ़ा होगा कोनिक में, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay की बात कर रहा है वो, मतलब लेट एलआर चेंज हो सकता है। बहुत सारे पैराबोला हो सकते हैं जिनका ओरिजिन पे वर्टेक्स होगा और पॉजिटिव वाई एक्सिस उनकी एक्सिस होगी, तो इस पैराबोला की वो बात कर रहा है। ठीक है, कोनिक से आपको ये आना चाहिए। ए इसमें पैरामीटर है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2x इक्वल्स 4a dy बाई dx, तो 4a की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, डिफरेंशिएट तो एक ही बार करना था, 4a की वैल्यू निकल आएगी, दोबारा बैक सब्स्टिट्यूट कर दो इसी में। ठीक है, तो पैरामीटर खत्म, तो हमारी आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है जी, तो इसमें यार देखो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इसमें आपको कर्व्स की इक्वेशन, कोनिक कर्व्स की इक्वेशन जो है वो आनी चाहिए, नहीं है तो आपको एक बार जाके रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि वो इसमें वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, सर्कल के, पैराबोला के,
ठीक है, एलिप्स के भी इनफैक्ट, तो उनकी इक्वेशंस आपको जो है वो क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी, अब यहां हमने बोला फाइंड द फैमिली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग रेडियस आर। उनका रेडियस आर है, ठीक है। रेडियस मतलब उसने गिवन है, रेडियस दिया हुआ है। तो रेडियस दिया हुआ है मतलब सेंटर नहीं दिया है, ठीक है, सेंटर नहीं दिया, तो गिवन है मतलब ये कांस्टेंट है। रेडियस तो उसने बता दिया भाई आर। तो कांस्टेंट्स क्या है, ए एंड बी। पैरामीटर्स क्या है, सॉरी पैरामीटर्स क्या है, ए एंड बी। आर तो कांस्टेंट है, मतलब फाइनल आंसर में आर आ सकता है, ए और बी नहीं आ सकते, ए और बी नहीं आ सकते। तो यार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कितनी बार, 2 बार। तो पहली बार डिफरेंशिएट किया, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स एक्स माइनस ए, 2 टाइम्स वाई माइनस बी इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स, बी का 0 और इधर आ जाएगा 0। दोबारा फिर से डिफरेंशिएट किया, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट करना है यार अपने को, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स का डेरिवेटिव 1, ए का 0, तो 2 ही बचेगा। फिर यहां यार प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स 2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये एज इट इज। फिर फर्स्ट ऑर्डर इसको ऐसे ही छोड़ दिया, 2 को ऐसे, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, y का dy बाई डी एक्स, b का 0, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स। तो यहां से यार हमने क्या किया, y माइनस, जब दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो मेरे को दिख रहा है कि y माइनस बी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। y माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको और इसको इधर ले गए, माइनस टाइम्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इससे डिवाइड कर दिया नीचे, तो y माइनस बी की वैल्यू आ गई, y माइनस बी का वैल्यू निकला है। हमें a और b दोनों एलिमिनेट करने हैं क्योंकि a और b पैरामीटर्स हैं। अब फर्स्ट को जब हमने डिफरेंशिएट किया था, यहां याद करो, तो x माइनस ए क्या आ जाएगा यहां से, ठीक है, x माइनस ए आ जाएगा माइनस टाइम्स y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स। तो जब आपने y माइनस बी का वैल्यू निकाल लिया तो फिर इसमें रख दिया वैल्यू, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या होगा, x माइनस ए का वैल्यू आ जाएगा, y माइनस बी का वैल्यू रख देंगे तो इस रिलेशन से अपने को क्या मिल जाएगा, x माइनस ए की वैल्यू। तो दोनों वैल्यूज अब हमारे पास आ गई, x माइनस ए भी आ जाएगा, y माइनस बी भी आ जाएगा, x माइनस ए का वैल्यू, y माइनस बी का वैल्यू, ठीक है। ये भी एक थोड़ा सा टिपिकल इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है। सीबीएसई में ये हाँ सीबीएसई में ये आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब x माइनस ए, वाई माइनस बी, तो ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, जो हमारे पास ओरिजिनली इक्वेशन दे रखी थी, इसमें मैंने x माइनस ए और y माइनस बी दोनों की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो यार ये x माइनस ए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स 2 एंड y माइनस बी, वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, एक y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर है, डी टू वाई बाई डी एक्स 2 का होल स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा कॉमन, ठीक है। एंड ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये भी दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या, यहां पे तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इधर ये पूरा कॉमन आ जाएगा 1। तो यहां से अगर आप देखो ध्यान से, तो ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 2, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर की पावर 2, ये दोनों मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी, तो ये पूरे फैक्टर की पावर 2, ये पूरे फैक्टर की पावर 1, तो ये पूरे फैक्टर की पावर हो जाएगी 3 और इसको हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो फंडा वही है, देखो यार, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में आपको बस ध्यान रखना है कि जितने पैरामीटर्स हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, जितने पैरामीटर्स हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करना है, और अल्टीमेटली एलिमिनेंट मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें पैरामीटर्स ना हो, वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है, दैट विल बी आवर फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ रही है?
तो एक दो और देख सकते हो, ऑल द पैराबोलाज हुज एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस मतलब या तो अपवर्ड हो या तो डाउनवर्ड हो। तो अगर आपको याद हो, ये जो y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये जो इक्वेशन है यार, इससे या तो अपवर्ड पैराबोला बनता है या फिर डाउनवर्ड पैराबोला बनता है इससे। और अपवर्ड और डाउनवर्ड में दोनों में क्या होता है, एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल ही होती है। तो इस इक्वेशन में यार तीन पैरामीटर है ए बी सी, तो 3 बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो 3 बार डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, पहली बार डिफरेंशिएट किया 2x प्लस बी, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया 2a, तीसरी बार किया तो 0। ठीक है, तीसरी बार किया तो 0। तो इजी क्वेश्चन था ये। एंड फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर एट लाइन x इक्वल 1 एंड रेडियस 2, रेडियस भी गिवन है, सेंटर एट लाइन x इक्वल 1 मतलब x कोऑर्डिनेट गिवन है सेंटर का, वो 1 होगा, y नहीं पता। ठीक है, y कुछ भी हो सकता है, उसने बोला सेंटर एट लाइन x इक्वल 1 रेडियस 2। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 1 होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स r स्क्वायर। तो एक ही पैरामीटर है, तो ऑर्डर क्या आएगा आपका, ऑर्डर 1 ही आने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो एक बार डिफरेंशिएट कर दिया आपने, तो एक बार डिफरेंशिएट कर दिया आपने, तो आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, डिफरेंशिएट करो तो y माइनस बीटा की ट्वाइस x माइनस 1 y माइनस बीटा की वैल्यू निकाल ली मैंने। ठीक है, यहां पे dy बाई dx की, और वो दोबारा फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, दोबारा से फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारा आंसर आ गया। डिफरेंशिएट एक ही बार किया। तो लास्ट बस क्वेश्चन है हमारा, ज्यादा ही हो गए कुछ प्रॉब्लम्स इसमें। तो फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पैरेलल मतलब राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड होगा, और वर्टेक्स दे रखी है। तो यार अगर आपको पता हो कि अगर वर्टेक्स दे रखी हो तो y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स 4a टाइम्स x माइनस h, ये इक्वेशन होती है आपकी राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की, डिपेंडिंग ऑन कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो उसने बोला है अगर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और वर्टेक्स 4,5 पे दे रखी है, तो इक्वेशन उसकी ये फॉर्म होगी। पैरामीटर सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, हमने क्योंकि वर्टेक्स गिवन है 4,5, तो एक ही पैरामीटर है 4 है। तो डिफरेंशिएट करो, कुछ नहीं यार, एक बार डिफरेंशिएट करो, ऑर्डर 1 आने वाला है। एक बार डिफरेंशिएट किया तो यहां से यार हमारे पास 4a की वैल्यू आ जाएगी, और 4a की वैल्यू दोबारा इसी में रख दी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, जो देखो अगर एच के पे वर्टेक्स हो तो इस तरीके से लिखते हैं पैराबोला, ये ध्यान में होना चाहिए, 4a टाइम्स x माइनस h। ठीक है, ये कौन सा पैराबोला है, जिसकी एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। काफी सारे प्रॉब्लम्स जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ठीक है, डिस्कस करेंगे, या सॉल्यूशन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे।